आगंतुक एक बांग्ला फिल्म है। ये कहानी एक बिन बुलाए मेहमान की है, जिसके आने के बाद मेजबान की जिंदगी में उथल पुथल मच जाती है। एक ऐसा मेहमान जो गले में फंसी ऐसी हड्डी है, जिसे ना तो निगलते बन रहा है और ना ही उगलते। आज सुबह सुबह सुदेंद्र बोस के नाम एक खत आया है। भेजने वाला कोई एम मित्रा है। जरूर उसकी पत्नी अनीला के माँ के तरफ का कोई होगा, पर अनीला इस हैंडराइटिंग को नहीं पहचानती है। जब उसने खत खोलकर पढ़ा तो हैरानी और सदमे में चली गई। ये चिट्ठी अनीला के छोटे मामा ने भेजा है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? उसने तो 35 साल पहले घर छोड़ दिया था। अनीला को अपने मामा की शक्ल भी याद नहीं है। 1955 में जब वो घर से भागा था, तब वो महज 2 साल की थी। आज तक केवल अपनी माँ से उसके किस्से सुना करती थी। छोटा मामा उसकी माँ का सबसे प्रियतम भाई था। शुरू शुरू में मामा चिट्ठी भेजा करता था, पर उसका कोई एक ठिकाना नहीं था। आखिरी चिट्ठी उसने 23 साल पहले 1968 में यूरोप से भेजा था। आज आई इस चिट्ठी में लिखा है कि पश्चिम की उसकी यात्रा खत्म हो गई है। अब वो कलकत्ता आ रहा है। उसे पता चला है कि उसके परिवार में केवल वही एक जिंदा रिश्तेदार बची है, इसलिए पूरब की यात्रा शुरू करने से पहले 1 हफ्ते के लिए उसके घर पर मेहमान रहेगा। हमारी संस्कृति ऐसी है कि यहाँ लोग किसी अनजान का भी अतिथि के रूप में सत्कार करते हैं। यही बात उसे ये खत लिखने की हिम्मत दे रही है। पर अगर उसे कोई आपत्ति हो तो वे उसके आगमन को अस्वीकार कर सकते हैं। अजीब बात है, घर छोड़कर जाने के बाद से मामा ने कभी किसी घर वाले को खत नहीं लिखा। केवल एक फैमिली फ्रेंड शीतल सरकार को हर 6 महीने में एक चिट्ठी भेजा करता था। यहाँ का एड्रेस भी उसी से मिला होगा। पर सवाल ये है कि वो अब यहाँ क्यों आना चाहता है। अनीला को तो ये तक मालूम नहीं है कि छोटा मामा मनमोहन मित्रा कैसा दिखता है, कद काठी कैसी है। ना ही उसकी कोई तस्वीर मौजूद है। हो सकता है कि यह आदमी कोई फ्रॉड हो। सुदेंद्र कहता है कि एक आदमी जो इतने साल देश से बाहर रहा है, कैसे इतनी अच्छी बंगाली लिख सकता है। उसे तो सब कुछ गोलमाल लग रहा है। पर अनीला का कहना है कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर वो आदमी उसे कोई धोखेबाज मालूम पड़ा तो वो खुद उसे झाड़ू मारकर घर से निकाल देगी। फिर वो दिन भी आ गया जब एम मित्रा ने कलकत्ता आने की बात लिखी थी। अनीला ने घर के सारे कीमती सामान अलमारी में छुपा दिए। दरवाजे पर बेटे को खड़ा कर दिया कि जैसे ही आगंतुक आए उसे आवाज लगाकर इत्तला कर दे। थोड़ी देर में घर के बाहर एक टैक्सी रुकी। एक अजनबी बूढ़ा आदमी उतरा। तभी बेटे ने आवाज लगाई कि वो आ गए। फिलहाल सुदेंद्र अपने ऑफिस में है। घर में अनीला, उसका बेटा सत्याकी और 2 नौकर हैं। जब वो अजनबी घर आया तो उसे देखते ही अनीला की दुविधाएं खत्म हो गई। वो देखने में कोई फ्रॉड नहीं लगता है। सत्याकी और अनीला दोनों ने उसके पैर छुए, जैसे मान लिया हो कि वही असली मामा है। पर यह आदमी उसका मामा कैसे हो सकता है? उसे तो अपनी भांजी तक का नाम याद नहीं है। कहता है कि मैंने तुम्हें दुविधा में डाल दिया होगा। जिसे तुमने कभी देखा भी नहीं, उसका सत्कार करना पड़ रहा है। वो कोई मिठाई भी लेकर नहीं आया है। अक्सर लोग पहली बार किसी के घर जाते हैं तो कुछ मीठा लेकर जाते हैं। ऊपर से वो ये भी भूल गया है कि इस महीने दुर्गा पूजा है। भला एक बंगाली इसे कैसे भूल सकता है? पर अनीला को उस पर कोई शक नहीं हुआ। वो उसका मामा ही है। वो कृष्ण भक्ति के वही गाने गुनगुना रहा है जो उसकी माँ कभी गाया करती थी। ऊपर से उसने ये भी कहा कि ये गाना उसकी दीदी को बड़ा पसंद था। अनीला को अब यकीन हो गया है कि यही आदमी उसका मामा मनमोहन मित्रा है। थोड़ी देर बाद उसके पति का फोन आया। ऑफिस में बैठा बैठा बेचैन है। सोच रहा है कि घर में आखिर क्या चल रहा होगा। अनीला से पूछता है कि क्या उसकी शक्ल उसकी माँ से मिलती है। क्या उसने पासपोर्ट देखा? भले उसका चेहरा उसकी माँ से ना मिलता हो या पासपोर्ट भी ना देखा हो, लेकिन कुछ मिनट बात करके ही अनीला ने यह मान लिया है कि यही उसका मामा है, जो अब इसलिए लौटा है कि अपनी भांजी को देख सके। मनमोहन मित्रा बड़ा मिलनसार है। उससे बात करने पर कोई झिझक नहीं होती है। अनीला और सत्याकी दोनों बड़ी जल्दी उससे घुल मिल गए। एक धोखेबाज के अंदर भी यही सब गुण होते हैं, जो अपनी बातों से सबको आसानी से बहला लेता है। लंच करते वक्त अनीला ने पूछा कि वह आखिर घर छोड़कर क्यों चला गया था। माँ तो बताती थी कि आप पढ़ने लिखने में बड़े होशियार थे। तो कहता है कि उसे शुरू से ही घूमने फिरने का बड़ा शौक था। फिर कुछ और भी कारण थे। जब खाते खाते सत्याकी भी उसकी बातें सुन रहा था। पूछता है कि दूसरे कारण क्या थे।
तो मामा बताता है कि बचपन में वो चित्रकारी करता था। सो कॉलेज से पास आउट होने के बाद उसने एक आर्ट क्लास ज्वाइन कर लिया। तब लाइब्रेरी में एक शेल्फ से एक विदेशी जनरल उसके हाथ में गिरा। जब उसने उस जनरल को देखा तो उसमें एक बाइसन की पेंटिंग थी, एक जंगली सांड जो गुस्से में किसी पर हमला करने के लिए उत्तेजित है। एक बार लगा कि इसे दा विंची ने बनाया होगा, पर उस पेंटिंग के नीचे लिखा था कि इसे 20,000 साल पहले बनाया गया था। ये एक केव पेंटिंग है जो आज स्पेन के अल्तामीता में मौजूद है। जब पाषाण काल के आदिम लोगों ने इसे बनाया होगा तो क्या उन्होंने कोई पेंटिंग क्लास ज्वाइन की होगी? फिर भी ये इतना सुंदर है। उस दिन उसे समझ में आया कि कोई पेंटिंग क्लास उसे पेंटिंग नहीं सिखा सकती है। उस दिन उसके अंदर दुनिया की सभ्यताओं को जानने की उत्सुकता पैदा हुई। उसी वंडर लस्ट ने उसे घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। लंच के बाद उसने सत्याकी को कुछ विदेशी सिक्के दिए। फिर शाम को सत्याकी के स्कूल दोस्तों के साथ पार्क चला गया। यहाँ सारे बच्चे उसकी बातें ध्यान से सुन रहे हैं। वो पेरू के माचू पिचू के किस्से सुना रहा है, कैसे 20 साल पहले खच्चर पर बैठकर इनका सभ्यता के उस चमत्कार को देखने गया था, कैसे इनका लोगों ने इतने बड़े पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर पहुंचाया होगा। सब एक जादू सा लगता है। शाम को जब सुदेंद्र ऑफिस से घर लौटा तो अनीला ने बताया कि वो पूरी तरह से कन्विंस्ड है कि वही उसका मामा है। उसने सत्याकी को विदेशी सिक्के दिए, जर्मन भाषा भी बोलता है, पर सुदेंद्र ने कहा कि आजकल बाजार में ऐसे सिक्के खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है। रही बात जर्मन बोलने की, तो वो भी गोएथ इंस्टीट्यूट में कुछ महीने जर्मन भाषा सीखा था। विदेशी सिक्कों और जर्मन भाषा बोलने से कुछ भी साबित नहीं होता है। पर अनीला ने कहा कि उसे चाहे जो भी लगता हो, लेकिन जब वो उससे मिले तो उसका आदर करे, उसके पैर छूकर आशीर्वाद ले। तब सुदेंद्र उससे मिलने उसके कमरे में गया, लेकिन मनमोहन मित्रा ने उसे पैर छूने से रोक दिया। कहा कि पैर तब छूना जब मेरी पहचान को लेकर सारा संदेह दूर हो जाए। अब ये समय ही बताएगा कि हकीकत क्या है। फिर उसने सुदेंद्र के हाथों में अपना पासपोर्ट दे दिया। जब सुदेंद्र उसका पासपोर्ट देखकर कन्विंस्ड हो ही रहा था कि मनमोहन मित्रा ने ये कहकर संदेह और बढ़ा दिया कि इस भ्रष्ट दुनिया में आजकल फर्जी पासपोर्ट बनाना कौन सी बड़ी बात है। अगर उसके अंदर संदेह है तो वो उसे जब चाहे घर से निकाल सकता है। देखो, मैंने अपना सूटकेस अब तक नहीं खोला है। एम मित्रा बड़ा जटिल है। सुदेंद्र अपनी पत्नी से कहता है कि तुम्हारा कथित मामा बड़ा चालू है। उसकी पोल पट्टी खोलने के लिए उसने अपने एक वकील दोस्त प्रीतीश को बुलाया है। प्रीतीश पेशेवर वकील है। एक वकील से बेहतर इस केस को और कौन हैंडल कर सकता है। तभी अनीला को चंदा नाम की एक सहेली का फोन आया। अनीला ने कुछ दिन पहले उसे बताया था कि उसका छोटा मामा जो 35 साल पहले घर से चला गया था, फिर से वापस आने वाला है, पर उसे मामा का चेहरा याद नहीं है। वो नहीं जानती है कि आने वाला आदमी असली है या नकली। चंदा कहती है कि वो और उसका पति रंजन उसके मामा से मिलने के लिए बड़े बेताब हैं। आधे घंटे में वहां आएंगे। दोनों पति पत्नी पेशे से एक्टर हैं। थिएटर में कल से डबल शो होने वाला है, तो समय नहीं मिल पाएगा, इसलिए आज ही वहां आना चाहते हैं। वे ऐसे दिखाएंगे जैसे आने की कोई विशेष वजह नहीं है। उसके मामा को शक भी नहीं होगा। जब रंजन उसके मामा से मिलता है तो कहता है कि ये तो भवाल सन्यासी केस की तरह है, जिसमें एक सन्यासी 10 साल बाद वापस लौटा, और कहता है कि वो भवाल स्टेट का राजकुमार है। अगर मामा के 35 साल बाद लौटने की बात अखबार में छप गई तो सोच रहा है कि क्या गजब की हेडलाइन बनेगी। चंदा पूछती है कि क्या उसने कभी शादी नहीं की। तब मामा बताता है कि उसका कभी कोई एक ठिकाना नहीं रहा, तो पत्नी के साथ कैसे रहता। वे पूछते हैं कि इतने साल बाद जब वो कलकत्ता लौटा है तो उसे ये शहर कैसा लगा। क्या उसने बंगाली अड्डा कल्चर को मिस नहीं किया। लोग पार्क में, झील के किनारे, कॉफी हाउस में बैठकर बात विवाद करते हैं। इसी से तो बंगाली सभ्यता का बौद्धिक विकास हुआ है। पर मनमोहन मित्रा इससे वास्ता नहीं रखता है। ये बात विवाद मात्र गपशप, चुगली चपाटी है। अगर इसमें कोई बौद्धिक उत्पादकता होती तो रविंद्रनाथ ठाकुर भी इस तरह के अड्डे में समय बिताते। कहता है 25 साल पहले वो ग्रीस में था। वहाँ जिम्नाजियम होता है, ऐसी जगह जहाँ हजारों साल पहले ग्रीक लोग दिमागी कसरत के साथ साथ शारीरिक कसरत भी करते थे। आखिर स्वस्थ दिमाग के साथ स्वस्थ शरीर भी जरूरी है। ये जिम्नाजियम बंगाली अड्डा से कहीं ऊंचे स्तर के थे। इसी ने ग्रीक सभ्यता को शिखर पर पहुंचाया।
यही फिलोसॉफी, गणित, भाषा, साहित्य, राजनीति, तमाम चीज़ों का विकास हुआ। प्लेटो, सुकरात, अल्सिबियाडस और ना जाने कौन कौन कई ज्ञानी गुनी पैदा हुए। रंजन उसकी बातों में खो गया। कहता है जैसे किसी टॉक शो में बैठा है। मनमोहन मित्रा चाहे जो भी है, ज्ञान और अनुभव के ऊंचे स्तर पर है। जल्दी ही मामा ने रंजन और चंदा के यहाँ आने की असली वजह पकड़ ली। क्या वे ये जानने आए हैं कि वो असली मामा है या नकली मामा? ये बोलते ही रंजन के चेहरे का रंग उतर गया। पर अब भी कई सवाल हैं। लिहाज की वजह से सुदेंद्र ने कई सवाल मन में दबा कर रखे हैं। आखिर इतने साल मामा विदेश में था तो काम क्या करता था? खाने और घूमने के लिए भी तो पैसे चाहिए। इन सवालों का अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। एक उपन्यास पढ़ते पढ़ते अनीला गुमसुम हो गई। एक ख्याल उसे खाए जा रही है। अब तक अनीला ने मान लिया था कि वो आदमी उसका छोटा मामा है, पर असली सवाल तो ये है कि इतने साल बाद यहाँ आने की असली वजह क्या है? क्या वो केवल अपनी भांजी से मिलने आया है या फिर कोई और भी वजह है? अपने पति से कहती है कि उसके नाना ने मरने से पहले जायदाद का बंटवारा किया था। नाना ने इसमें से उसकी माँ को भी एक हिस्सा दिया था, तो जरूर इस वसीयत में छोटे मामा का भी हिस्सा होगा। जरूर वो इसमें अपना हक जताने आया है। अगर ऐसी कोई वसीयत है भी तो इसके बारे में मामा को कहाँ से पता चलेगा? वो तो पिछले 35 सालों से देश से बाहर है। वे दिमाग दौड़ाते हैं कि वसीयत के बारे में किससे पूछा जा सकता है। आखिर पुराने रिश्तेदारों में कौन जिंदा बचा होगा? तभी उन्हें याद आता है कि एक बूढ़ा वकील त्रिदीप मुखर्जी को जरूर पता होगा। सुदेंद्र ने टेलीफोन डायरेक्टरी से त्रिदीप मुखर्जी का नंबर ढूंढा। देर रात ही फोन मिलाया। चलो खबर मिली कि वो अब भी जिंदा है। अगली सुबह सुदेंद्र उससे मिलने चला गया, पर त्रिदीप मुखर्जी बहुत बूढ़ा हो चुका है। ठीक से ना तो सुन सकता है और ना ही बोल सकता है। बड़ी मेहनत के बाद ये पता चला कि हाँ, छोटे बेटे को भी जायदाद में हिस्सा मिला है। सारी संपत्ति बैंक में जमा है। अगर वो क्लेम करेगा तो उसे हिस्सा जरूर मिलेगा। बस उसे अपनी पहचान साबित करनी होगी। सुदेंद्र पूछता है कि क्या पासपोर्ट चलेगा? तो बूढ़ा वकील कहता है क्यों नहीं चलेगा। अब तो साफ हो गया है कि मामा इसलिए नहीं आया है कि उसे अपनी भांजी से कोई लगाव है। वो इसलिए आया है कि पिता के जायदाद में अपना हिस्सा ले सके। इधर मामा सत्याकी को बताता है कि वो ज्यादा समय तक एक जगह नहीं टिकता है। जब तक अच्छा लगता है वो वहां रुकता है, फिर फुदक कर दूसरी जगह चला जाता है। सत्याकी से कहता है कि वो कभी भी एक कूप मंडूक ना बने, मतलब कुएं का मेंढक, जो उसी गंदले बदबूदार पानी में पड़ा रहता है, जैसे यही पूरी दुनिया हो। पत्नी अनीता को भी लगता है कि शीतल बाबू को वसीयत की जानकारी रही होगी और उसी से मामा को वसीयत के बारे में भी पता चला होगा। लेकिन अगर मामा को वसीयत का पता होता तो वो उससे अब तक इस बारे में कोई बात जरूर करता। इस पर सुदेंद्र कहता है कि जो आदमी 35 साल बाद अपनी भांजी के घर खाली हाथ आया हो, उसे समझना आसान बात नहीं है। खैर जो भी हो, अनीला को लगता है कि उसका मामा कोई बुरा आदमी नहीं है। उसने जो कीमती चीजें अलमारी में छुपा कर रखी थी, आज उसे बाहर निकाल कर वहीं रख दिया जहां वे पहले थे। बाद में मामा ने भी ये नोटिस किया कि टेबल पर वो चीजें रखी हैं जो पहले वहां नहीं थे। आज शाम पीरीश सेन गुप्ता उसके घर आया। सुदेंद्र का दोस्त जो पेशे से एक वकील है, सच उगलवाना उसका काम है। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पीरीश रिलीजन से शुरुआत करता है। क्या वो धर्म पर विश्वास करता है, ईश्वर को मानता है? पर मनमोहन मित्रा कहता है कि वो वैसे धर्म को नहीं मानता है जो लोगों में बंटवारा करती है, पाबंदियां लगाती है, पर हाँ वो ईश्वर को मानता है। पीरीश उसे समझने की कोशिश कर रहा है। पूछता है कि विज्ञान पर उसके क्या विचार हैं। विज्ञान आज वो सारे चमत्कार कर सकता है जिसे कुछ समय पहले सोचना भी मुमकिन नहीं था। मनमोहन मित्रा पश्चिम में रहने का दावा करता है, लेकिन टेक्नोलॉजी से लगाव नहीं है। उसे नई टेक्नोलॉजी के दुष्परिणामों की ज्यादा चिंता है। पीरीश कहता है कि पश्चिम तो आधुनिक टेक्नोलॉजी का गढ़ है। अगर उसे इनसे तकलीफ है तो आदिम जिंदगी क्यों नहीं जीता है, यहाँ शहर में क्या कर रहा है? तब मित्रा बताता है कि उसने कई जनजातियों के साथ काफी समय गुजारा है। वो घर छोड़ने से पहले संथाल, नागा, मुंडा, उरांव, टोडा और बहुत से जनजातियों के साथ रहा है। उनकी अपनी सभ्यता है, अपनी भाषा है, अपना खान पान है, अपना धर्म भी है, इलाज करने के अपने तरीके हैं। इसमें विज्ञान भी है।
शिकार करने के औजार, मिट्टी बनाने के बर्तन, कृषि, हथकरघा। क्या ये विज्ञान नहीं है? जब प्रीस ने पूछा कि उसके विदेश यात्राओं का खर्च कैसे निकलता है, तो मनमोहन मित्रा बताता है कि उसकी नानी ने बीए पास करने पर उसे काफ़ी पैसे दिए थे। इसके बाद लंदन में केबिन बॉय का काम किया। बाद में एंथ्रोपोलॉजी की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिला। फिर अमेरिकन ट्राइब्स की स्टडी के लिए यूएसए चला गया। बीच बीच में वो एंथ्रोपोलॉजी सोसाइटी को अपने आर्टिकल भेजा करता था, जिसके लिए उसे पैसे मिल जाया करते थे। उसने उत्तर और दक्षिण अमेरिका के 43 जनजातियों का अध्ययन किया है। पीरिस उन्हें हिंसक सभ्यताएं कहता है, लेकिन मनमोहन मित्रा इस पर गुस्सा गया। कहता है कि असली हिंसा क्या ये नहीं है कि एक बटन दबाकर परमाणु बम से लाखों लोगों के पूरे शहर को खत्म कर दिया गया। दोनों गुस्से में एक दूसरे से बहस कर बैठे हैं। गुस्से में प्रीस कहता है कि आखिर वो साफ साफ क्यों नहीं बताता है कि असल बात क्या है, वो क्यों यहाँ आया है। या तो सच बताए या फिर यहाँ से चला जाए। सुदेंद्र ने प्रीस से ये पहले ही कहा था कि वो बिना सख्ती किए उससे उसकी असलियत पूछे। उसे इतना कठोर होने की जरूरत नहीं थी। उस रात सुदेंद्र और अनीला बड़ा खराब महसूस कर रहे हैं। उन्हें मामा से इस तरह बर्ताव नहीं करना चाहिए था। प्रीस ने सीमाएं लांघ दी हैं। अगली सुबह जब उनकी नींद खुलती है तो वे देखते हैं कि मनमोहन मित्रा जा चुका है। आखिर वो कहाँ गया होगा। वे शांति निकेतन में रहने वाले शीतल सरकार को फोन मिलाते हैं। हो ना हो मामा वहीं गया होगा। फिर सुबह सुबह पूरा परिवार शीतल बाबू से मिलने पहुंच जाता है। शांति निकेतन में पता चलता है कि हो सकता है वो पास के ही एक संथाली गांव में गया होगा। 45 साल पहले भी वो जब आया था तो कुछ दिनों के लिए वहीं गया था। पता नहीं उसे वहाँ क्या अच्छा लगता है। वे उसे खोजते हुए उस गांव में चले गए। यहाँ वो पुआल पर बैठा आराम कर रहा है। वे कहते हैं कि उसे लेने आए हैं। रात की घटना के लिए माफी मांगते हैं। तब मामा बताता है कि जब उसे अपने पिता की वसीयत का पता चला कि पिताजी ने उसके नाम पर काफी पैसा छोड़ रखा है, तो शुरू में सोचा था कि मैंने अपने पिता के प्रति कोई कर्तव्य कभी नहीं निभाया, इसलिए उसकी संपत्ति पर मेरा कोई हक नहीं है। लेकिन जब ये सोचता है कि पिता ने मेरे लिए अपने स्नेह से कोई चीज छोड़ी है, तो इसे क्यों ना अपनाया जाए। इसलिए पैसे के लिए कलकत्ता आया था। वो शाम तक उसी गांव में रुकता है और उन्हें भी रोकता है जब तक कि गांव में ट्राइबल डांस ना देख ले। जब उसकी भतीजी अनीला भी ट्राइबल्स के साथ डांस करती है तो बड़े गर्व से कहता है कि आखिर वो मेरी भतीजी है। अब इस बात पर कोई शक नहीं रह गया है। अगली सुबह उसकी ट्रेन है। वो दिल्ली जा रहा है। वहां से ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर निकलेगा। जाते हुए उसने सत्याकी को आर्माडिलो के खाल से बना एक केस गिफ्ट किया। जाने से पहले बताया कि उसने अमेरिका के इंडियन ट्राइब्स के ऊपर एक किताब लिखी है। अमेरिकन पब्लिशर ने उसे रॉयल्टी के नाम पर बहुत पैसे दिए हैं। निकलने से पहले अनीला से कहता है कि उसने उन्हें बड़ी तकलीफ दी है, लेकिन इसका भी एक कारण था। आखिर केवल आईडी देखकर कैसे पता चलता कि कोई इंसान कैसा है। कहता है किसी को जानने में समय लगता है। उसने सुदेंद्र और अनीला को एक खत दिया, फिर सुदेंद्र को गले लगाया, क्योंकि आदिवासियों में पैर छूने की परंपरा नहीं है। कहा कि इस खत को तब खोलना जब मैं चला जाऊं। मामा के जाने के बाद जब वे खत खोलते हैं तो देखते हैं कि मामा ने अपने पिता से मिली विरासत का सारा पैसा अनीला के नाम कर दिया है। असल में मनमोहन मित्रा इसलिए कलकत्ता आया था कि अपनी एक लौती रिश्तेदार अनीला और उसके पति को जांच सके। उसने इतने दिन रहकर उनकी पात्रता की जांच की है। उसकी प्रिय दीदी की एक लौती बेटी और उसका पति इस लायक है भी कि उसके विरासत के हकदार हो सके। इतने दिन सुदेंद्र और अनीला को लग रहा था कि वे उसकी सत्यता की जांच कर रहे हैं कि वो असली मामा है या नकली मामा, लेकिन हो इसके उलट रहा था। जब मामा ने ये जांच लिया कि वे पात्र हैं तो वसीयत उनके नाम कर दी और पूरब की यात्रा में निकल गया। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी तक बने रहने के लिए शुक्रिया।